नमस्कार मित्रों, फिर से हम नए वीडियो में आपके साथ जुड़ रहे हैं। जो हमारा मूल विषय था यूरोप में समाजवाद, उसका अगला प्रकरण है 1917 की रूसी क्रांति के कारण। 1917 में रूस में जो क्रांति हुई, उस क्रांति के क्या कारण थे। इससे पहले की वीडियो में आपने पढ़ा था रूस की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी जिसकी वजह से समाजवाद का विकास हुआ। कार्ल मार्क्स की अवधारणा रूस में क्यों प्रस्फुटित हुई, रूस में उसको पल्लवित पुष्पित होने का मौका क्यों मिला, वो परिस्थितियां आपने देख ली थी। आइए हम चर्चा करते हैं 1917 की रूसी क्रांति के कारण। रूसी क्रांति के कारण के तीन मुख्य भाग थे: सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण। शेष कारणों को भी हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सामाजिक कारण पर चर्चा करते हैं। रूस का जो समाज था, उस समाज में दो बड़े धड़े थे। एक था किसानों का और दूसरा मजदूर वर्ग जो औद्योगिक कारखानों में काम करता था। ये दो वर्ग रूस की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा था। रूस में 85% लोग किसान थे, वो अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते थे। किंतु किसानों के पास जमीनों का अधिकार नहीं था। जमीनों के ऊपर बड़े बड़े सामंतों को, बड़े बड़े जमींदारों को अधिकार प्राप्त था। ऐसे लोग कुलक कहा जाते थे। रूस में जो बड़े सामंत थे, जिनके पास जमीनों का अधिकार था, उनको कुलक कहा जाता था। और देश की बड़ी संपत्ति, एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास था। देखिए क्या साधनों का वितरण था। लगभग 12% लोगों के पास जमीन का एक बड़ा हिस्सा, एग्रीकल्चर जो लैंड थी, उसका लगभग 36% भाग इन 12% लोगों के पास था। और 81% जो लोग थे, इनके पास कुल जमीन का 31% भाग था। इतने लोग जिनके पास भूमि का केवल 31% भाग था, 12% लोगों के पास लगभग देश की 1/3 से अधिक भूमि थी। ऐसी स्थिति में किसान, इन संपन्न किसानों के यहाँ, जमींदारों के यहाँ, सामंतों के यहाँ, कुलकों के यहाँ किराए पर काम करने वाले लोग थे और उनकी उपज का ज्यादातर हिस्सा उन जमींदारों, सामंतों को देने में जाता था। इसलिए किसानों की दुर्दशा थी। मजदूर, औद्योगिक कारखानों में काम कर रहे जो मजदूर थे, उनका वेतन कम था, बहुत कम वेतन पे काम करना पड़ता था। काम के घंटे अधिक, किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं, कार्य की स्थितियां विपरीत, कार्य की स्थिति विपरीत हुआ करती थी। ये सारे मुद्दे मजदूरों से जुड़े हुए थे। मजदूरों को अपनी किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से जीविका चलानी पड़ती थी। जो उनका वेतन मिलता था अत्यंत अल्प मिलता था। अगर वो मांग करते अपने अधिकारों की तो उनको कारखानों से बाहर निकाल दिया जाता, क्योंकि कारखानों के ऊपर पूंजीपतियों का नियंत्रण था और सरकारी स्वामित्व किसी प्रकार का था नहीं। पूंजीपत उनको कारखाने से बाहर कर देते थे। ज्यादा अगर हड़तालें करें तो कारखानों में तालाबंदी हो जाती थी। मजदूरों को ऐसी स्थिति में बहुत विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता था। मजदूरों की कार्य की स्थितियां विपरीत थी। तो कहने का मतलब, जो समाज का सबसे शोषित वर्ग था, वो थे किसान और मजदूर। दोनों की दुर्दशा थी। दोनों परिवर्तन चाहते थे। दोनों के अंदर तत्कालीन व्यवस्था, जो जार का शासन था, लोग उसके खिलाफ थे। दूसरा प्रमुख कारण आर्थिक कारण। रूस की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आय का स्रोत था, उसकी अर्थव्यवस्था की आय के स्रोत का 1/3 भाग भू राजस्व से प्राप्त होता था। शेष विभिन्न प्रकार के करों से, और रूस की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक ऋण
जो देश के अंदर से लिया जाता था या विदेशी ऋण। रूस की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा स्रोत सार्वजनिक ऋण और विदेशी ऋण था। भू राजस्व का जो हिस्सा मिलता था वो प्रशासनिक कर्मचारियों के ऊपर, जार के राजमहल के खर्चे पर, उनके निजी सुरक्षा गार्डों पर, उन पर व्यय हो जाता था। राज्य की अर्थव्यवस्था के जो स्रोत थे वो कम थे, इसलिए रूस को मजबूरीवश आंतरिक ऋण और विदेशी ऋण के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। और ऐसी स्थिति में भी जार और जार की पत्नी अलेक्सांद्रा या अलेक्जेंड्रा फ्योदोरोवना, जो जर्मन मूल की थी, वो महंगी महंगी पार्टियां, दावतें, लोगों को उपहार देना, उसका ये क्रम चलता रहा और उसमें जो खजाना था, जो राजकोष था, वो रिक्त होता गया। यहां तक कि मुद्रास्फीति 700% बढ़ चुकी थी। लोगों की आय बहुत कम हो चुकी थी। मुद्रास्फीति के बढ़ने से लोगों को जो वेतन मिलता भी था उससे वो अपनी जीविका बहुत मुश्किल से चला पा रहे थे। देश में एकदम आर्थिक विप्लव का समय था। आर्थिक दृष्टि से देश एकदम टूटने के कगार पे था। जो उद्योगपति थे, पूंजीपति, मजदूरों के ऊपर उनका नियंत्रण था, कारखानों के ऊपर उनका नियंत्रण था। कारखाने और उद्योग पूंजीपतियों के हाथ में थे। कारखानों के मालिक पूंजीपति थे, लेकिन यहां थोड़ा सा अंतर था। जरा देखिए ध्यान से, बारीकी से, कि इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे देशों की तुलना में यूरोप में क्या अंतर था। कारखाने के मालिक पूंजीपति थे, लेकिन कारखानों के ऊपर पूंजीपति कारखाने के मालिक, लेकिन जो नियंत्रण, जो नीति निर्माण, वो जार का था, सरकार का था। तो कारखानों से संबंधित जो नीति निर्माण होता था वो सरकार करती थी, मालिक पूंजीपति थे। इसलिए कारखाने में काम करने वाले मजदूर ये समझते थे कि जो नीतियां उनको प्रभावित कर रही हैं, जो मजदूरों की दुर्दशा है, उसका अल्टीमेट कारण सरकार है। सरकार को दोषी माना जा रहा था क्योंकि कारखाने की नीतियों पर नियंत्रण सरकार का होता था। तो इस तरह से सरकार के खिलाफ यहां भी आक्रोश था। ओके, राजकोष खाली होता जा रहा था। रूस भूल पर भूल करता जा रहा था जार। ऐसी विकट परिस्थिति में भी जार ने रूस को विशुद्ध में झोंक दिया। देश में मुद्रास्फीति, देश में आर्थिक समस्या और ऐसी स्थिति में युद्ध में शामिल होना रूस को बिल्कुल आर्थिक दृष्टि से टूटने के कगार की ओर ले गई। नेक्स्ट, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में से सबसे मुख्य कारण जार का स्वभाव। जार ने अपने स्वभाव के कारण बहुत से विरोधी पैदा कर लिए। ये निरंकुश शासक, प्रतिक्रियावादी शासक, अत्याचारी और ये ऐसा महत्वाकांक्षी शासक जो अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी हद तक जा सकता था। जार ने ड्यूमा को भंग कर दिया। तानाशाही प्रवृत्ति के कारण ड्यूमा को भंग कर देना। आपने देखा था कि रूस और जापान युद्ध में, रूस जापान युद्ध हुआ और उस युद्ध में जापान के हाथों रूस की पराजय, इससे रूस के लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और लोग जार के खिलाफ हो गए। राजनीतिक परिस्थिति जार के विपरीत होती जा रही थी। जार की जो नीतियां थी उसकी वजह से और जनता में जो जार की इमेज थी, जो जार की छवि थी, वो एक अत्याचारी निरंकुश शासक की थी। एक स्वभाव से डरपोक, क्योंकि उसकी पत्नी जरीना और ढोंगी संत रासपुतिन, जिसके बारे में मैं पूर्व चर्चा कर चुका हूं। देखिए, यह है जरीना, अलेक्सांद्रा फ्योदोरोवना, ये जर्मन मूल की। दूसरा इमेज आप देखिए, रासपुतिन, ये वो ढोंगी संत था जो जरीना को प्रभावित करता था। तो जरीना और रासपुतिन का हस्तक्षेप
राजनीतिक विरोधियों को जार के खिलाफ और ज्यादा मौके दे रहा था। ऐसी परिस्थितियों में जार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ड्यूमा को बार बार भंग करना, ड्यूमा में अपने समर्थकों को बैठाने की उसकी कोशिश, लोग मुद्रास्फीति के कारण जीविका के लिए संकट में थे, फिर भी जार के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रयास न करना, खूनी रविवार की घटना, ये सब कारण ऐसे थे जिसकी वजह से लोग जार से नाराज थे। रूस में मजदूरों की, किसानों की सोवियत बनना चालू हो गई थी। किसान और मजदूर संगठित होना चालू हो गए थे। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हो गई थी। 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना हो गई। लेनिन, ट्रॉट्स्की जैसे बड़े बड़े नेता जो इस विरोध को और हवा दे रहे थे। इन परिस्थितियों की वजह से, इन राजनीतिक कारणों की वजह से जार के खिलाफ पूरे जनमानस में गुस्सा था। तो ये 3 प्रमुख कारण थे। इसके अतिरिक्त और जो दूसरे कारण थे वो देखिए। रूस में जार के खिलाफ जो वातावरण था, उस वातावरण को निर्मित करने में एक और मुख्य कारण था, रूस में जो बुद्धिजीवी लोग थे, ऐसे बुद्धिजीवी लेखकों, कवियों का योगदान। नंबर 4, किसी भी क्रांति को और आगे तक ले जाने का काम बुद्धिजीवी, विचारकों, दार्शनिकों का होता है। क्योंकि रूस में परिस्थितियां मौजूद थी, आक्रोश का वातावरण था। इस आक्रोश के वातावरण को बौद्धिक ऊर्जा देने का काम इन कवियों और लेखकों ने किया। टॉलस्टॉय, चेरनेवस्की, वेलेंस्की, तुर्गनेव, ये वो कवि लेखक थे जिनके साहित्य ने रूस में बहुत पहले से राजनीतिक जागरूकता पैदा कर दी थी। लोगों में एक जन जागृति का संचार इनके साहित्य ने कर दिया। रही सही जो कमी थी, कार्ल मार्क्स जो मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक थे और दास कैपिटल जिनकी रचना थी, तो दास कैपिटल के माध्यम से उस ऊर्जा को, उस विचार को और गति देने का काम कार्ल मार्क्स ने किया। इनके मित्र फ्रेडरिक एंजिल्स और कार्ल मार्क्स के विचारों ने भी रूस के लोगों को बौद्धिक रूप से, राजनीतिक रूप से जागृत किया और समाजवादी विचारधारा को बहुत तेजी से फैलने में मदद की। तो ऐसे बुद्धिजीवी लेखकों और कवियों का योगदान प्रमुख था। नेक्स्ट, 5वां कारण, रूस का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना। यह जार की सबसे बड़ी आखिरी गलती थी। रूस में सारी परिस्थितियां जार के विरुद्ध थी। ऐसी परिस्थिति में भी जार ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए विश्व युद्ध में भाग ले लिया और जार जो मित्र देश थे, त्रिराष्ट्र था, उस संघ का सदस्य बन गया। फ्रांस 2 गुट थे, त्रिगुट और त्रिराष्ट्र। त्रिगुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली पहले शामिल हुआ था, बाद में इटली हट गया था, टर्की आ गया था इसमें। त्रिराष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, बाद में अमेरिका शामिल हुआ। तो ये 2 गुट बन गए थे। वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर के 18 तक बीच में हुआ, रूस इस युद्ध में त्रिराष्ट्रों के साथ शामिल था।
जार ने जल्दबाजी में करीब 1.5 करोड़ सैनिकों की एक बड़ी फौज इसने विश्व युद्ध में झोंक दिया। ऐसे सैनिक जो नियमित सैनिक थे, साथ ही साथ जो किसान थे, उनको भी बुलाकर के सेना में शामिल किया गया और ऐसे 1.5 करोड़ सैनिकों को मोर्चे पर भेज दिया गया। ये सैनिक जो किसान थे, नियमित सेना थी, उन दोनों से एकत्र किए गए थे और ऐसे सैनिकों को मोर्चे पर तो भेज दिया गया, न इनके पास पर्याप्त अस्त्र शस्त्र थे, न खाद्यान्न सामग्री थी, न पर्याप्त वस्त्र और रहने के टेंटात भी नहीं थे। फलस्वरूप मोर्चे पर गए हुए जो रूसी सैनिक थे, उसमें 1917 तक लगभग 70 लाख रूसी सैनिक मारे गए। रूस की सेनाएं मोर्चे पर पराजित होने लगी और पराजित होती जो रूसी सेनाएं थी, जब वापस लौटने लगी तो रूसी सेनाओं ने स्वयं वापस लौटते समय अपने ही देश के लोगों की बस्तियों को उजाड़ दिया, अन्न भंडारों को समाप्त कर दिया, जिससे कि उनका पीछा करती दुश्मन सेना के हाथों वो अन्न भंडार और संसाधन न मिले। 70 लाख तो लोग मारे गए इसमें और 30 लाख लोग शरणार्थी हो गए। 30 लाख लोग शरणार्थी हो गए। शरणार्थी इसलिए हुए कि जो सेना ने बस्तियों को उजाड़ा, इससे 30 लाख लोग तो शरणार्थी हो गए। लाखों लोगों की मृत्यु का समाचार रूस के घर घर पहुंचता था। किसी का पति, किसी का भाई, किसी का पिता युद्ध में मरने वालों में शामिल था। रूस के लगभग हर घर का व्यक्ति इस विश्व युद्ध में काम आ गया। रूस की जनता शांति चाहती थी। रूस की जनता की मांग थी कि शांति, रूस विश्व से बाहर आ जाए, लेकिन जार अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी हद तक जा सकता था। जार ने युद्ध से हटना स्वीकार नहीं किया और यही कारण था कि रूस के सारे लोग जार के खिलाफ हो गए। परिस्थितियां पहले से थी। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना रूस के जार के खिलाफ सबसे बड़ा आक्रोश का कारण था। इसी परिस्थिति में 8 मार्च 1917 को पेट्रोग्राद में करीब 80-90 हजार सैनिकों ने, मजदूरों ने एक बड़ी रैली निकाली। मजदूरों ने एक विरोध प्रदर्शन किया, हड़ताल किया और इनकी मांग थी शांति। ये शांति चाहते थे। जार ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन जो 80-90 हजार भीड़ थी मजदूरवाद की, इसमें सैनिक भी शामिल हो गए। सैनिकों ने गोली चलाने से इंकार कर दिया। जार की जो शक्ति थी, सेना, जार की शक्ति उसके हाथों से निकल गई। सेना भी किसानों और मजदूरों के साथ हो गई। किसानों और मजदूरों के साथ सेना ने सोवियतों का गठन कर लिया। ऐसे सोवियत बन गए और इन सोवियत ने जार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाना चालू कर दिया। 12 मार्च 1917 को जार का शासन पलट दिया गया, जार को हटा दिया गया। लेकिन ऐसी स्थिति में अब शासन कौन चलाए? आप याद रखिए, बोल्शेविक पार्टी के बड़े नेता लेनिन, उनको देश से निष्कासित कर दिया गया था। वो स्विट्जरलैंड में रह रहे थे। ऐसी स्थिति में जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, जो दूसरा वर्ग था, दूसरा धड़ा था, केरेंस्की, उनको शासन का प्रमुख चुना गया। मार्च 1917 के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। बिना किसी रक्तपात के जार को हटा दिया गया। केरेंस्की को शासन का प्रमुख बनाया गया। केरेंस्की शासन के प्रमुख बन गए। लोगों की मांग थी, सबसे प्रमुख मांग शांति की, किंतु केरेंस्की जनता की नब्ज को सही भांप नहीं पाए। केरेंस्की अभी भी युद्ध को जारी रखने में विश्वास करते थे, जबकि जनता बिल्कुल युद्ध के खिलाफ थी। केरेंस्की शासन प्रमुख बन गए, लेकिन
ये अभी भी विश्व युद्ध को जारी रखने के पक्ष में थे, इसलिए लोग इनके खिलाफ होना चालू हो गए। केरेंस्की जब सत्ता में आ गए तो ऐसी स्थिति में लेनिन और लेनिन के मित्र ट्रोट्स्की ये दोनों स्विट्जरलैंड से वापस आ गए, रूस वापस आ गए। मार्च 1917 के बाद लेनिन और ट्रोट्स्की वापस आ गए और अप्रैल 1917 में लेनिन ने अप्रैल थीसिस 3 सूत्री मांग रखी। 3 मांगे लेनिन ने रखी। पहली मांग शांति, दूसरी मांग बैंकों का राष्ट्रीयकरण और तीसरी मांग थी जमीन पर किसानों का अधिकार। लेनिन ने 3 मांगे रखी, इसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन बोल्शेविक पार्टी के नेता थे, बड़ा जनाधार था उनका, लोकप्रिय नेता थे। निर्वासन जार रहा नहीं, निर्वासन समाप्त हो चुका था। लेनिन वापस आए और उन्होंने ये 3 मांगे रखी। इन 3 मांगों को लेकर के केरेंस्की सरकार के खिलाफ उन्होंने किसानों को फिर से संगठित करना चालू कर दिया। केरेंस्की सरकार जो मार्च 1917 में आई थी, वो शासन में कोई सुधार नहीं कर सकी और नवंबर 1917 आ गया। लोग इंतजार करते रहे कि केरेंस्की सरकार शायद शासन में कुछ सुधार करे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। और ऐसी परिस्थिति में परिस्थितियां बिगड़ती जा रही थी। लोग केरेंस्की सरकार के खिलाफ होते जा रहे थे और उसको नेतृत्व दे रहे थे लेनिन। नवंबर 1917 में 24 अक्टूबर, ये रूसी कैलेंडर के अनुसार है, और 6 नवंबर इंटरनेशनल कैलेंडर के अनुसार है। तो नवंबर 1917 में फिर से एक क्रांति हुई और इस क्रांति को कहते हैं बोल्शेविक क्रांति। क्यों? क्योंकि यह क्रांति लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे उनके नेतृत्व में हुई। 6 नवंबर 1917 या रूसी कैलेंडर के आधार पर अक्टूबर 1917 में लेनिन ने जो राजधानी थी सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका नाम बदल दिया गया था, अब उसका नाम पेट्रोग्राड कर दिया गया था। क्यों? सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन भाषा का शब्द था। जरीना जर्मन मूल की थी, लेकिन जब विश्व युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध में देखिए जर्मनी रूस के खिलाफ था, इसलिए रूस में जर्मन विरोधी लहर थी। रूस के लोग जर्मनी की हर चीज का विरोध कर रहे थे, जर्मनी के नाम का, जर्मनी की नीतियों का, स्वयं अलेक्जेंड्रा का। तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम 1917 में बदल चुका था, उसका नाम पेट्रोग्राड हो चुका था। तो पेट्रोग्राड पर लेनिन ने कब्जा कर लिया नवंबर 1917 में। जार को हटा दिया गया था पहले से, केरेंस्की को भी हटा दिया गया। केरेंस्की शासन छोड़ के भाग गया। सारी सेना, मजदूर, किसान सब लेनिन के साथ हो गए। केरेंस्की ने शासन छोड़ दिया, सत्ता स्वयं छोड़ दी और लेनिन रूस के प्रमुख बन गए। इस तरह से नवंबर 1917, जिसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं, लेनिन के नेतृत्व में हुई। लेनिन गद्दी पर बैठे। लेनिन ने जनता की जो मांगे थी वो सारी मांगे पूरी कर दी, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति के परिणाम के रूप से जानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति के क्या परिणाम हुए। लेनिन जब सत्ता में आए तो उन्होंने जो परिवर्तन किया, उन परिवर्तनों को हम बोल्शेविक क्रांति के परिणाम के रूप में पढ़ेंगे। पहला परिवर्तन उन्होंने क्या किया, याद करिए अप्रैल थीसिस। उन्होंने 3 मांगे की थी। जमीन पर किसानों का अधिकार, जो जमीन किसान जोतते हैं उस जमीन पर किसानों का अधिकार होना चाहिए। जो मजदूरों का कारखानों में काम करने का था, मजदूरों का कारखानों पर नियंत्रण। मजदूर और किसान सबसे ज्यादा शोषित थे। मजदूरों का
कारखानों पर नियंत्रण। पूंजीपतियों के हाथ से कारखाने निकल गए, कारखानों के ऊपर मजदूरों का अधिकार हो गया। जमींदारों के हाथ से जमीनें निकल गई, जमीनें मजदूरों में बांट दी गई। बहुत बड़ा परिवर्तन। तीसरा, उनकी मांग थी अप्रैल 33 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंक, बीमा कंपनी, जहाजरानी, जो शिपिंग इंडस्ट्री थी, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये तीनों सरकारी हो गए। अभी तक जो प्राइवेट बैंक थे, प्राइवेट बीमा कंपनियां थी, प्राइवेट जहाजरानी थी, समाप्त कर दी गई। सारी ये तीनों प्रतिष्ठान सरकारी हो गए। नेक्स्ट, जो विदेशी ऋण था, जो सार्वजनिक ऋण था, जो पूर्व सरकार ने, जार ने या करेंसी ने ले रखा था, सार्वजनिक ऋण, विदेशी ऋण, इसको देने से इंकार कर दिया गया। नई सरकार ने सार्वजनिक ऋणों की अदायगी करने से इंकार कर दिया। ओके, लोगों को, सभी को काम अनिवार्य कर दिया। सभी को अनिवार्य कार्य सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। सब लोग काम करें। ऐसा नहीं कि सुविधा प्राप्त वर्ग दूसरे का शोषण करते रहें, सभी के लिए काम अनिवार्य कर दिया गया। लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी दी गई। ये ऐसे सुधार थे जिसका लोगों ने हाथों हाथ स्वागत किया और करेंसी के बाद जनता की सारी मांगों को लेनिन ने इस तरह पूरा कर दिया। यही नहीं, लेनिन ने जो समाजवादी सरकार स्थापित की, उन्होंने मार्क्स की इस अवधारणा को परिवर्तित कर दिया। मार्क्स का विचार था कि समाजवादी क्रांति श्रमिकों के द्वारा आएगी, लेकिन लेनिन ने समाजवादी क्रांति किसानों के द्वारा रूस में करके दिखा दिया। ये लेनिन का नेतृत्व था कि किसानों को उन्होंने संगठित किया और रूस में समाजवादी क्रांति आ गई। लेनिन ने समाजवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए कॉमिंटर्न की स्थापना की। उन्नीस में कॉमिंटर्न की स्थापना हुई। कॉमिंटर्न कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। सारे संसार में समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए यह संस्था स्थापित की गई। लेनिन 1917 से अपनी मृत्यु पर्यंत 1924 तक इन्होंने सफलतापूर्वक रूस का शासन चलाया और जो सर्वहारा वर्ग था, किसान और मजदूर वर्ग के लोग थे, उनको उनके अधिकार दे दिए। लेनिन की 1924 में मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में लेनिन के सबसे निकटतम मित्र थे टाटस्की। लोग टाटस्की को नया उत्तराधिकारी मान रहे थे। टाटस्की की संभावनाएं थी कि शासन की बागडोर टाटस्की के हाथ में जाएगी, किंतु लेनिन की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष चालू हो गया। वो देख लेते हैं कि 1924 के बाद रूस में क्या परिस्थितियां आई और क्या बदलाव आया। 1924 के बाद रूस में सत्ता के लिए ट्रॉट्स्की और दूसरे व्यक्ति थे जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन सेना प्रमुख थे। ट्रॉट्स्की लेनिन के मित्र थे और सत्ता की बागडोर लोग सोचते थे ट्रॉट्स्की के पास जाएगी, लेकिन जोसेफ स्टालिन और ट्रॉट्स्की के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चालू हो गया और यह संघर्ष 5 सालों तक 1924 से लेकर के 29 तक चलता रहा। 1924 से 29 तक सत्ता संघर्ष चलता रहा। ट्रॉट्स्की इस युद्ध में उनका जो पलड़ा था वो कमजोर पड़ गया, क्योंकि स्टालिन के पास सेना की शक्ति थी। स्टालिन की वजह से ट्रॉट्स्की को भागना पड़ा और ट्रॉट्स्की मैक्सिको चले गए, किंतु स्टालिन के गुप्तचरों ने
उनका पीछा वहां भी किया और ट्राटस्की की हत्या मैक्सिको में कर दी गई। स्टालिन 1929 में रूस के प्रमुख बन गए और इन्होंने तानाशाही तरीके से शासन किया अपनी मृत्यु पर्यंत। 1953 तक इन्होंने रूस का शासन चलाया। जोसेफ स्टालिन 1929 से लेकर के 53 तक रूस के शासनाध्यक्ष बने रहे, एक निरंकुश शासक थे। इनकी नीतियां भी काफी अच्छी थी और रूस को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा करने का अगर श्रेय दिया जाए तो जोसेफ स्टालिन थे। भले ही उनका शासन एक निरंकुश शासन था, एक डिक्टेटर थे, लेकिन इनके इस शासनकाल में रूस ने तेजी से प्रगति की। इनकी एक प्रमुख नीति जिसको हम मानते हैं उसको देख लेते हैं। वो कृषि संबंधी नीति थी, कृषि की सामूहिकीकरण की नीति। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जोसेफ स्टालिन की कृषि की सामूहिकीकरण की नीति क्या थी? लेनिन ने जमींदारों से जमीनें छीन ली थी, चर्च से जमीनें छीन ली थी, जो बड़े बड़े कुलक थे उनकी जमीनें छीन करके मजदूरों किसानों में बांट दी गई थी। जो किसान खेती करते थे उनको जमीनें दे दी गई थी। इससे कृषि जोतों का आकार छोटा हो गया था। जोसेफ स्टालिन रूस का तेजी से विकास चाहते थे और इसीलिए वो कृषि का यंत्रीकरण चाहते थे। वो चाहते थे कि रूस में आधुनिक तरीके से खेती हो और आधुनिक तरीके से खेती के लिए जो कृषि जोतें थी, कृषि जोतें जो खेत का आकार था वो छोटे थे। ये बड़े आकार के फार्म चाहते थे जिस पर आधुनिक मशीनें आसानी से चलाई जा सके। इसके लिए इन्होंने किसानों के खेतों को मिला करके बड़े बड़े खेत बनाने की नीति अपनाई, जिसको कृषि के सामूहिकीकरण की नीति कहलाती है। लेकिन किसान इस बात के खिलाफ हो गए। जो किसान जमीनों के मालिक थे वो अपनी जमीन सामूहिकीकरण की नीति में नहीं देना चाहते थे, लेकिन स्टालिन ने जबरदस्ती किसानों की जमीनों को मिलाया और सभी को उन जमीनों पर कार्य करने के लिए बाध्य किया। यह नीति उनकी बड़ी विवादास्पद रही। इस बात को लेकर के स्टालिन का घोर विरोध हुआ। बहुत से किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया और जबरदस्ती कृषि की सामूहिकीकरण की नीति को लागू किया गया। जो ऐसे फार्म बनाए गए उनको कोल खोज कहते थे। किसानों की जमीन को मिला करके एक बड़ा फार्म, ऐसी जमीनों को कोल खोज कहते थे। और जो सरकारी फार्म थे, सरकारी कृषि फार्म, उन सरकारी कृषि फार्मों को सो खोज कहते थे। सो खोज। जो देश में बेकार पड़ी जमीन थी, कुछ फार्म सरकार के नियंत्रण में स्थापित हुए, जिनके ऊपर सरकार का स्वामित्व था। सरकार के द्वारा नियुक्त जो कर्मचारी थे इन कृषि फार्मों पर काम करते थे। ऐसे कृषि फार्मों को सो खोज कहते थे। कोल खोज, इसमें मान लो ये 10 किसान हैं, इनके सब लोगों की जमीन को मिला करके एक फार्म स्थापित किया गया। इसमें सभी लोगों को सामूहिक रूप से काम करना पड़ता था और इसकी उत्पादन पर सभी का बराबर का दायित्व रहता था, बराबर का स्वामित्व रहता था। तो इस प्रकार के 2 फार्म चालू किए गए स्टालिन के द्वारा, कोल खोज और सो खोज। स्टालिन के द्वारा रूस में पंचवर्षीय योजनाएं चालू की गई, जिसका कंसेप्ट भारत ने भी लिया और इस तरह एक सुनियोजित विकास रूस में प्रारंभ हुआ। 1953 तक सफलतापूर्वक शासन किया। स्टालिन ने एक गुप्तचर पुलिस जो रूस में थी, चेका रूस की गुप्तचर पुलिस को कहते थे। इस गुप्तचर पुलिस के द्वारा जो भी विरोधी थे उन सब विरोधियों का सफाया किया। ओके, तो इस तरह सफलतापूर्वक शासन करके रूस को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का काम लेनिन के उत्तराधिकारी जोसेफ स्टालिन ने किया। इस चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन और भी छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे जदीदी कौन थे? मुस्लिम राष्ट्रवादी। ऐसे मुसलमान जो राष्ट्रवादी थे, जो सुधारों के समर्थक होते थे, उनको जदीदी कहा जाता था। इसी तरह रेड्स,
रेड्स कहा जाता था। किसको? बोल्शेविक पार्टी के जो समर्थक थे उनको रेड्स कहा जाता था, और जो सामाजिक क्रांति के समर्थक थे उनको ग्रीन्स कहा जाता था। ग्रीन्स सामाजिक क्रांति के समर्थकों को ग्रीन्स कहते थे। व्हाइट, ये 2-3 कलर के नाम पर हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। रेड्स बोल्शेविक समर्थक, ग्रीन्स सामाजिक क्रांति के समर्थक, व्हाइट जो जार समर्थक थे। जार समर्थकों को व्हाइट के नाम से जानते थे। ओके। कुलक, रूस के बड़े किसानों को कुलक कहा जाता था। आपका रूसी क्रांति के कारण, परिणाम, क्रांति के बाद बोल्शेविक क्रांति के क्या परिणाम हुए, और जोसेफ स्टालिन तक सत्ता कैसे पहुंची, और रूस सशक्त राष्ट्र के रूप में कैसे परिवर्तित हुआ, ये सारा प्रकरण अब संपूर्ण होता है। नए प्रकरण जर्मनी में नाजीवाद के साथ हम आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को स्वयं भी देखिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।